हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके चैनल पे फिजिक्स फील्ड में। क्या है आज नया, क्या है खास? जैसा कि आप लोग पहला वीडियो देख चुके होंगे और जो उसमें आपको खास लगा हो, जो उसमें बातें आपको अच्छी या बुरी जो भी लगी हो, आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो में भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या चीजें आपको और भी एक्स्ट्रा, इसमें किस तरह के न्यूमेरिकल चाहिए, किस तरह के टॉपिक क्लियर करने हैं, या क्या चीजें आपको चाहिए। ठीक, तो समझते हैं आज का टॉपिक हमारा क्या है। आज का टॉपिक है हमारा कूलम्स लॉ। ठीक है, तो देखना है आज कूलम्स लॉ को हमको पढ़ना है, उससे रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। हम लोग कोशिश करेंगे कि वीडियो शॉर्ट रहे हमारा, ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, ताकि आपको क्या हो सके इंटरेक्टिव वे में थोड़ा सा अटेंशन के साथ उस चीजों को पढ़ पाए। ठीक है, मेरा नाम है अमित मिश्रा। वेलकम टू फिजिक्स थ्रिल। यहाँ फिजिक्स एक सब्जेक्ट नहीं, एक थ्रिल होगा, मजा आएगा आपको इस टॉपिक में। तो है क्या टॉपिक हमारा? तो टॉपिक का नाम जैसे बता दिया मैंने, कूलम्स लॉ है। तो पहले हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ तो लेते हैं, समझ तो लेते हैं, बहुत इजी है। इसमें है क्या, जैसे ग्रेविटेशन लॉ पढ़े थे ना आप लोग। ग्रेविटेशन लॉ में क्या था? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। बहुत आसान था, जस्ट उसी तरह से यहां पे भी है, बस थोड़ा सा डिफरेंसेस मिलेंगे यहाँ पे। वहां पे सिर्फ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती थी। ग्रेविटेशन लॉ जो पढ़े थे ना, उसके डेफिनेशन में याद होगा अगर आपको 9th का, तो आप इसको भी पढ़ लेंगे। समझिए पहले बात को, क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, जैसे वहां पे ग्रेविटेशन में सिर्फ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी हुआ करती थी, यहाँ पे अट्रैक्टिव विथ रिपल्सिव दोनों ही प्रॉपर्टी चलेगी। होता क्या है, बहुत आसान सा है यहाँ पे। तो जो द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज ऑलवेज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज मैग्नीट्यूड। ठीक है, प्रोडक्ट होते हैं उसके चार्ज के मैग्नीट्यूड के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। एकदम सेम लग रहा होगा ग्रेविटेशन की तरह, बस यहां थोड़ी चेंजेस होंगे। क्या होगा देखिए, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस मैग्नीट्यूड। ठीक है, Q1 Q2 क्या होता है? चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है बेटा, बहुत आसान सा है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा ये किसके? ये स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके डिस्टेंस बिटवीन के। मतलब जैसे दो चार्जेस हैं बेटा, एक यहां पर है, ठीक, ध्यान दीजिएगा, एक यहां पर है Q1 और एक यहां पे Q2। ठीक, इन्हीं के बीच के फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। इन्हीं के बीच का फोर्स कैसा होगा, क्या होगा उसका पॉइंट, वही हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो घबराइए नहीं, धीरे धीरे सब चीजों को हम लोग समझेंगे और सब चीजें हम आपको बताएंगे। देखो यहाँ पे, देखो उसका स्टेटमेंट भी लिखा है। स्टेटमेंट क्या लिखा है बेटा, ध्यान से देखिएगा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, दोनों ही होना चाहिए, एक से काम नहीं होने वाला, आपको समझना पड़ेगा। जो फोर्स होता है बेटा, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। बिल्कुल, इसमें ग्रेविटेशन लॉ में नहीं बात कर रहा हूं बेटा, कूलम्स लॉ की बात कर रहा हूं, उसमें रहना। ठीक, ध्यान देना। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सिव बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, बेटा 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, उनके प्रोडक्ट जो होते हैं उसके मैग्नीट्यूड के, ऑफ द चार्ज, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, उसके स्क्वायर के डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इन्हीं चीज को हम लोग डिराइव करते हैं, आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग डिस्कस करेंगे, अब देखते हैं कि कैसे उस फार्मूले को डिराइव किया जाए, क्या क्या फार्मूले में है। तो पहला चीज हमको समझना पड़ेगा कि लाइक चार्जेस हो बेटा, कैसे चार्जेस हो? लाइक चार्जेस। ये है Q1, दूसरा चार्ज क्या है बेटा? ये है Q2। अब क्या करना है, अगर दोनों लाइक चार्जेस, मतलब ऐसे मान लेते हैं, एक का नाम हम रख देते हैं यहाँ पे टिंकू और चिंटू। टिंकू चिंटू बेटा क्या होंगे? दोनों सेम जेंडर, सेम जेंडर एक दूसरे को हरदम क्या करते हैं? रिपल्सन करते हैं, दूसरे को धक्का देते हैं। तो बेटा इसको ध्यान देना, दोनों का रिपल्सिव फोर्स कैसे लगेगा? एक फोर्स इधर लगेगा, दूसरा फोर्स इधर लगेगा। अब इसको पढ़ते कैसे हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा, देखो ध्यान से। ये देखो, ये वाला फोर्स कैसे है? ये फोर्स दिख रहा है आपको? फोर्स क्या हो रहा है? ये Q1 पे लगा है। Q1 पे फोर्स कौन लगाया होगा? Q2 फोर्स लगाया होगा। इसको पढ़ेंगे कैसे? लिखो, इसको पढ़ेंगे भी कैसे, लिखेंगे भी कैसे, दोनों बता देना। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, इसको कैसे पढ़ेंगे? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। और बेटा उधर वाले फोर्स उसको क्या पढ़ेंगे? ये फोर्स लगा है 2 पे, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। मैंने लिख दे रहा हूं यहाँ पे,
फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। फोर्स जो लग रहा है वो 2 पे किसकी वजह से? 1 की वजह से। और इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे फोर्स ऑन, क्या लिखेंगे? 1 ड्यू टू 2। ठीक, ये हो गया। जब रिपल्सिव होगा, लेकिन बेटा अगर यही हम लोग रख दें, एक प्लस रख दें Q1 को, दूसरा क्या रख दें? 2 रख दें मान लो, तो इनके बीच में होगा अट्रैक्शन। अगर एक प्लस है दूसरा माइनस रख दें तो इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। फिर से वही फोर्सेस, फिर से वही फोर्सेस। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इस बार अपोजिट जेंडर हो गए। एक है बॉय, दूसरा है गर्ल। एक है बॉय, दूसरा गर्ल। जैसे देखते हैं उन दूसरे को क्या करते हैं? बॉय और गर्ल अट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट जेंडर ऑलवेज भी अट्रैक्ट करता है दूसरे को। तो ध्यान से देखो, इसको कैसे पढ़ेंगे बेटा? Q1 पे चार्ज लग रहा है, इसलिए फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और इसको कैसे पढ़ेंगे? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक, बस सिंपल था, यही होता है इसका। ठीक, और याद रखना बेटा, इनके बीच के डिस्टेंस को जनरली हम लोग आर से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? आर। ये हो गया। ठीक, समझ आ गया होगा आप लोगों को, इतना तो समझ आ गया होगा। कूलम्स का स्टेटमेंट क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। वो ये कहते हैं कि जो फोर्स लग रहा है इनके बीच में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ डिस्टेंस। फोर्स इज, तो फोर्स लग रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्जेस। जो प्रोडक्ट होगा दियर चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ द दियर चार्जेस का होगा, प्रोडक्ट ऑफ दियर मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सनली प्रोपोर्शनल किसके होता है? उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के बेटा, उसके डिस्टेंस नहीं, उसके डिस्टेंस के बीच के स्क्वायर के। ठीक, तो जैसे भी बेटा हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, वो आ गया। ठीक, वो k आ जाता है, तो यहां पे हो जाएगा Q1, यहां Q2 अपॉन r²। ये Q1 और Q2 क्या है बेटा? Q1 और Q2 होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जो वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। R क्या होता है बेटा? R डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। ठीक, अब ध्यान से देखा जाए, जो K होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। बेटा ध्यान से देखना, जैसे जैसे वीडियो तुम देखते जाओगे तुमको बहुत सारी चीजें, क्योंकि बेटा यहाँ पे ना ध्यान देना, यहाँ पे सिर्फ मैंने वो क्वेश्चन नहीं करवाया है जो बस बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो, मैंने वो भी क्वेश्चन करवाया है जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो। मैंने PYQs भी डाला है। मैंने हर तरह से कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो ये कंटेंट मिले वो बेहतरीन, वो किसी भी चीज में किसी भी हाल में सबसे बेहतरीन कंटेंट आपको मिले। ठीक है, तो परेशान मत होना, और जो समझ ना आए तुरंत उसको कमेंट में जरूर पूछना। हम लोग इंगेजिंग कर देंगे, हम उसको मजेदार कर देंगे, देखते रहिएगा, आपको बहुत मजा आएगा इस चीजों में। पहले सबसे जरूरी जो चीज है, हमारा जो मेन पर्पज है समझना, वो समझ आएगा। क्योंकि देखो क्या होता है कि जैसे जैसे समय तुम बिताओगे, ठीक, आज यहां देख रहे हो 10 वीडियो, वहां देख रहे हो, तो क्या होगा, ज्यादा समय खराब करने की बजाय 10 जगह देखने की बजाय एक जगह फोकस हो जाओ। थोड़ा समय दो खुद को, और समय दोगे तो क्या होगा, तुम्हारे अंदर तुमको खुद इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। और बेटा मैं ऐसे से कंटेंट कराऊंगा, ऐसे से क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको लगेगा कि हाँ, कि आपका जो कॉन्सेप्ट जो था इस चैप्टर के लिए बिल्कुल क्लियर हो रहा है। अब लास्ट तक मेरे पूरी सीरीज देखिएगा, और इस चैप्टर से एक भी सवाल आपका फंसे किसी भी टॉपिक से तो बोलिएगा। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, मेरा यहां तक हो चुका है। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, K का वैल्यू बेटा क्या होता है, जैसे वहां पे कैपिटल G होता था बेटा, यहाँ K होता है, और K कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहलाता है बेटा। अब ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 के पावर 9। इसका एसआई यूनिट कैसे निकाल सकते हैं? देखो एसआई यूनिट निकालना बेटा, देखो F = क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R² होता है। तो बेटा R² होता है, R डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, F × R² अपॉन Q1 × Q2, ये K हो गया। समझ आ रहा है ना? तो F का फोर्स बेटा होता है न्यूटन, R का बेटा होता है मीटर स्क्वायर, और बेटा Q1 और Q2 का क्या हो जाता है बताइए, कूलम का स्क्वायर। ये इसका एसआई यूनिट होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। K की वैल्यू होगी, K के एक फार्मूला और होता है बेटा, एक और वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है?
देखो यार एप्सिलॉन नॉट सब कुछ यहां पढ़ा देना, इसी वीडियो में पढ़ा दूंगा, ओवरलोड हो जाएगा। छोटा सा दिमाग तुम्हारा है, छोटे से दिमाग में बहुत सारी चीजें जाने और दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब कुछ धीरे धीरे वीडियो में डाल दूंगा, मैं मजेदार तरीके से डालूंगा, बस समझना। जहां पे इसको एप्सिलॉन को परमिटिविटी कहते हैं, बस इतना समझ लो, इसको बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी, सॉरी परमिटिविटी, ठीक है, परमिटिविटी कहते हैं, परमिटिविटी कहते हैं बेटा। परमिटिविटी तो समझ लो, इसकी एक वैल्यू भी होती है, वो भी बता देता हूं, 8.85 इंटू 10 के पावर -12, ठीक। लेकिन किसके लिए बेटा? वैक्यूम के लिए, ठीक, ये वैक्यूम के लिए। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है ना बेटा मीडियम पे, के और जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये दोनों ही डिपेंड करता है बेटा मीडियम, कि मीडियम कौन सा उस पे है। सबसे ज्यादा जो है देखा जाए के की वैल्यू होती है वैक्यूम, ठीक, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सबसे कम होती है। परमिटिविटी असल में यहां पे करता क्या है? एप्सिलॉन की वैल्यू की काम क्या है? इसका काम है कि फोर्स के अलाउ करना, किसी भी मीडियम में कितना ज्यादा वो फोर्स एग्जर्ट कर सकता है, समझो बात, कितना ज्यादा फोर्स एग्जर्ट कर सकता है। तो K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। आगे समझते हैं बेटा, जब हमको ये पता चल गया, 8.85 बता दिए आपको, ये भी बता दिए, ठीक, एक रिलेशन समझ लो बस। अभी इस पे हम एक अलग से टॉपिक बनाएंगे, अलग से वीडियो डालेंगे, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ध्यान से ना। तो ये क्या होता है समझना, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं इसको, रिलेटिव, ये स्मॉल के बेटा वो रखे अलग है, ये स्मॉल के है, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक। ये क्या होता है बेटा? परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और ये क्या है बेटा? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक। ये बस हमको इतना चीज समझना था, फार्मूला समझ गए, सबकी वैल्यू समझ गए, और हम क्या होता है कूलम्स लॉ बता दिया कि जो उसके बीच का जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बिटवीन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। मजेदार तरह से समझा दिया आपको, ठीक है। जो वैल्यू थी वो लिखवा दिया आपको, जो चीजें हो सकती थी मैंने वो बता दिया। अब जब ये चीजें हो चुकी है बेटा, तो इस पे देखते हैं न्यूमेरिकल्स, क्योंकि न्यूमेरिकल से ही फिजिक्स में, असल में न्यूमेरिकल से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। आप बस इसको इंपॉर्टेंट समझ के नोट कर लेना, ठीक। आगे चले, चलो न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा। लेकिन न्यूमेरिकल से पहले हमें ना एक चीज और समझना है, प्रॉपर्टी। क्या समझना है हमको? मेन इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो गया होते हैं। कूलम्स लॉ लगता कहां पे, किन चीजों पे लगेगा, किन चीज पे एक्सेप्टेड है, किन चीज पे नहीं वैलिड है, वो उन बातों को भी देखना पड़ेगा ना। किसी चीज को पढ़ लेने से नहीं होता है, उस चीज को समझना भी बहुत जरूरी है। तो देखो कूलम्स लॉ क्या होता है वो तो समझ आ गया, लेकिन याद रखना कूलम्स लॉ वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्ज। किसके लिए वैलिड होते हैं? पॉइंट चार्ज के लिए। सिमेट्रिकल फिगर होना है तो, और स्फेरिकल सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसके लिए वैलिड होते हैं। ध्यान असल में देखा जाए उसके लिए भी, लेकिन सबसे जरूरी जो चीज है वो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होते हैं। ये एक्सटेंडेड बॉडी के लिए नहीं होते हैं, ये नहीं है, ओनली फॉर एप्लीकेबल, ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। ये किस पे लग सकते हैं? बस पॉइंट चार्ज पे लग सकते हैं, तो ध्यान रखिए, ठीक, समझ जाइएगा। तो ये वैलिड है, लेकिन किसके लिए? ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। दूसरा क्या करता है? ये ओबे करता है न्यूटन के लॉ को। पहला पॉइंट समझ आ गया कि ये पॉइंट चार्ज पे लगता है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पे नहीं लगेगा, मतलब ऐसे नहीं कि पूरा चार्ज फैला हुआ है, इस पे पूरा कहीं भी लगा देंगे, इस पे कूलम्स पॉइंट मान लेंगे, लगा देंगे, नहीं। इसकी किसी पॉइंट चार्ज को ही हमें कंसीडर करके फिर हम उसको निकालते हैं, पूरे बॉडी का क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी निकालना हो। दूसरा बेटा कहता है ये ओबे करता है न्यूटन के थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या पढ़े थे आप लोग कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वही है बेटा, फोर्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन करता है, मतलब दो चार्जेस हैं, बताया था ना, एक चिंटू एक पिंटू है, चिंटू और पिंटू। बेटा चिंटू अगर ढकेल रहा है इधर, चिंटू फोर्स लगा रहा है अगर इस डायरेक्शन में, पिंटू फोर्स लगा रहा है बेटा इस डायरेक्शन में, चिंटू पिंटू एक दूसरे को धक्का दे रहा है बेटा। क्या है? जितना फोर्स ये इसके ऊपर एग्जर्ट करेगा
क्या वो भी इसके ऊपर सेम एग्जैक्ट फोर्स करेगा? बिल्कुल ऐसा ही होता है बेटा कि Q1 जितना फोर्स Q2 पे लगाता है, भले इसकी वैल्यू ज्यादा हो, मान लेते हैं Q1 इज ग्रेटर देन Q2, भले ये केस में Q1 ज्यादा हो Q2 से, लेकिन बेटा ये दूसरे पे फोर्स लगाएंगे तो इक्वल फोर्सेस लगाएंगे। कितना लगाएंगे? इक्वल। तो यहां पे वही कह रहा है, ओबे द न्यूटन थर्ड लॉ। याद रखना, ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, मतलब जितना Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा उतना ही Q2 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा। यही चीज समझाना चाहते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा? थर्ड प्रॉपर्टी कहती है, ध्यान देना, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज सेंट्रल फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस। अब कह रहे हैं कभी काल हम लोग बोले ना अभी पॉइंट चार्जेस पे एक्ट करता है, तो मान लो अगर हम पॉइंट नहीं स्फेरिकल बॉडी ले ली, क्या इस पे हम लोग नहीं कर सकते? मान लो इस पे पूरे चार्जेस फैले हुए हैं ऐसे, ऐसे फैला हुआ, ठीक। तो पहली बात तो उस पॉइंट उस पे भी सबसे उसके जो फोर्स लगेगा वो कहीं से भी नहीं, इसका मतलब नहीं यहां से निकल जाए, यहां से लग जाए, यहां से कहीं से भी नहीं लगेगा, उसके सेंटर से ही पास होगा। जो फोर्स लगेगा बेटा F12 और F21 वो उसके सेंटर से ही पास होकर जाएगा। ये याद रखना बेटा, जो फोर्स लगता है वो एक्ट अलोंग ज्वाइनिंग द चार्जेस, जो चार्जेस उन दोनों को कोई लाइन उनको ज्वाइन करती है उसके बीच सेंटर से होकर जाती है, पहली चीज। और हरदम हम इसको कंसीडर करनी पड़ेगी, इसको पॉइंट चार्ज मान के इसको निकालना पड़ेगा। समझ गए? तो पहला चीज समझना है हमको। पहला क्या होता है कि ये पहला चीज समझना हमको वो ये होता है कि पॉइंट चार्ज पे लगता है, कूलम्ब्स लॉ। दूसरा होता है न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। एंड तीसरा क्या होता है, उसके सेंटर पॉइंट, उसके बीच में से कहीं से जाएगा। ऐसा नहीं कहीं से भी डायरेक्शन निकल जाएगा, नहीं, उसके सेंटर से होकर जाती है हरदम फोर्स ऑफ लाइन। जो फोर्स ऑफ लाइन बनाओगे हरदम बेटा उसके सेंटर से बनाओगे। तीसरा चीज क्या है बेटा? चौथा क्या है? इट इज ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, मतलब कंजर्वेटिव पढ़े होगे ना बेटा, वर्क चैप्टर में पढ़े होगे, वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में आपको बताया गया होगा कंजर्वेटिव दो फोर्सेस होते हैं बेटा जो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब इसमें जो तुम्हारा वर्क होगा या तुम्हारा जो फोर्स लगेगा उसको पाथ से डिपेंडेंट, मतलब पाथ से कोई मतलब नहीं। जैसे फ्रिक्शन बेटा, फ्रिक्शन देखो तुम जितना चलोगे तुम्हारा फ्रिक्शन उतना बढ़ेगा, पाथ डिपेंडेंट है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब्स फोर्स जो आता है बेटा वो पाथ पे डिपेंड नहीं। तुम पूरी दुनिया घुमा के लेकर आओ, डिस्टेंस यही रखो। मान लो गए यहां से, देखो ध्यान से, ये गए यहां गए, दो चार्जेस हैं, इनके बीच का डिस्टेंस r है। तुम पूरा घुमा के क्यू लेकर आओ, यहीं रख दो Q, और पूरा घुमा के लेकर आओ यहीं पे रख दो Q2। तो इनके बीच में जो फोर्स F था वो कहीं भी घुमा के लेकर आओगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डिपेंड करता है कि अभी इनिशियल और फाइनल पोजीशन कहां पे। तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वही बताना चाहता है। इसलिए इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। समझ आया? चलो, क्या होता है? एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो बेटा अगर तुमको कोई चीज प्रॉब्लम होगा तो जैसे मैंने बताया अभी कि इसको तुरंत पुट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। सिर्फ पॉजिटिव की जगह अगर कोई रिव्यू ऐसा लगता है जो निगेटिव भी है उसको समझा सकते हैं। चलो ध्यान देना बेटा, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है। अब ध्यान से देखो, कूलम्ब्स लॉ क्या है? एक फंडामेंटल लॉ है। फंडामेंटल क्या लॉ है? जो किसी और पॉइंट पे अनदर चीजों पे डिपेंड नहीं करती। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़े हो क्लास 11th में, हाँ आपने पढ़ा होगा 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं ना, फिर उसके बाद डिराइव क्वांटिटी आते हैं। वैसे ही कह रहा है कि कुछ ऐसे फोर्सेस हैं, कुछ ऐसे लॉज है बेटा जो किसी और पे डिपेंड नहीं करते, खुद में ही आइडेंटिटी रखते हैं। वो क्या है? पहला ग्रेविटेशन लॉ। बेटा ग्रेविटेशन लॉ जो है ना वो भी क्या करता है, किसी अनदर पॉइंट पे नहीं डिपेंड करता, खुद में ही फंडामेंटल है, ये खुद ही पे डिपेंड करता है। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो भी मतलब जैसे ये हुआ आपका कूलम्ब्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो बोलो। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये कुछ ऐसे ही फंडामेंटल लॉज हैं, कुछ ऐसे फंडामेंटल फोर्सेस हैं जो अनदर चीजों पे नहीं डिपेंड करते। जैसे चार्ज पे तो चार्ज पे रहेगा, उसको मास से नहीं मतलब, या किसी से जोड़ के नहीं बनाया गया है। कूलम्ब्स लॉ को किसी और से जोड़ के नहीं बनाया गया, खुद में ही आइडेंटिटी रखता है। तो फंडामेंटल लॉज, ठीक। तीसरा, फिर देखिए बेटा 6 वाला क्या कहता है कि दो चार्जेस के हो, मान लो जैसे यहां पे लग रहा है Q1, ध्यान से देखिएगा, अगर मान लो ये चार्ज है, मान लो ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2। ध्यान देना बेटा, ये चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2।
अगर इनके बीच में फोर्स लग रहा है F, ठीक, इन दूसरे को खींच रहे हैं, ठीक बेटा, अगर हम लोग यहीं पे Q3 रख दें तो क्या इनके बीच का फोर्स बदल जाएगा? नहीं बेटा, ये दोनों के बीच में जो फोर्स लगना है वो उतना ही लगेगा। वही कह रहा है 6 वाला, आपको कहता है इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ अनदर चार्ज। इनको कोई मतलब नहीं है दूसरा चार्ज, दो चार्जेस के बीच में जितना फोर्स लगना है उतना ही लगेगा, दूसरे या तीसरे चार्ज के आ जाने की वजह से उसको कोई फर्क नहीं। दो चार्जेस के बीच में जितना ही फोर्स लगना है बेटा उतना ही फोर्स लगेगा, उसको दूसरे या तीसरे चार्ज से कोई मतलब, समझो बात। तो दो चार्जेस के बीच में जितना फोर्स लगता है उतना ही फोर्स लग रहा है यहां पे, इसको दूसरे और तीसरे चार्ज से कोई मतलब नहीं है, इसलिए कहता है इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ अब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट क्या है बेटा, लास्ट आपका क्या होगा समझेगा, चार्ज आर एज्यूम टू बी रेस्ट। तो ध्यान देना बेटा, पहली बात जैसे बताया था पॉइंट चार्ज पे एप्लीकेबल है, वैसे बेटा ये एक और चीज होता है, रेस्ट चार्ज होना चाहिए। कैसा चार्ज होना चाहिए? रेस्ट चार्ज होना चाहिए। या तो दोनों चार्ज रेस्ट हो, Q1 Q2 दोनों रेस्ट हो, या Q1 रेस्ट हो, Q2 मूव करता हो, ये मूविंग हो और ये वाला रेस्ट पे हो। लेकिन अगर दोनों ही मूव कर गए, Q1 और Q2 दोनों ही मूव कर गए, मूविंग है, तो ये उस पर एप्लीकेबल नहीं होता। दोनों में से किसी एक चार्ज को एटलीस्ट क्या होना पड़ेगा? रेस्ट होना पड़ेगा। दोनों में से किसी एक चार्ज को एटलीस्ट वन रेस्ट होना चाहिए। दोनों रेस्ट है तो अच्छा है, दोनों में से एक भी है तो भी ठीक है, लेकिन दोनों मूव कर गए तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ओनली एप्लीकेबल फॉर रेस्ट चार्जेस। ठीक, उसके बाद देखो क्या डिफरेंसेस आते हैं इनमें ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। देखो ग्रेविटेशन फोर्स में क्या होता था ना बेटा, जो कैपिटल G मिलता है इसमें K मिलता है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। इसमें यहां पे जो कांस्टेंट मिलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट मिलता है, ये मीडियम डिपेंडेंट है बेटा। कैपिटल देखो ध्यान देना, इसका होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसी में समझा दे रहा हूं कि ग्रेविटेशन फोर्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे अलग है। और ग्रेविटेशन फोर्स का फार्मूला क्या होता था? F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो पहला जो डिफरेंस होता है बेटा, ये मीडियम डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट, ठीक। और बेटा ये क्या होता है? ये नॉट डिपेंडेंट हो रही है, क्या होता है? यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, ठीक, कैपिटल जी। दूसरा चीज हो गया बेटा, दूसरा क्या होता है बेटा, ये जो फोर्स होता है ना, ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। कैसे फोर्स होते हैं? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ये क्या होता है बेटा? ये रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है, मतलब खींच भी सकता है, ढकेल भी सकता है, लेकिन ये बस ऑलवेज क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, जानते हो 6 पॉइंट कितनी होती है? 6 7 10 के पावर -11 होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? कि मीडियम पे डिपेंड करती है, लेकिन जनरल देखा जाए वैक्यूम के लिए, वैक्यूम के लिए बता रहा हूं, वो कितना होता है? 9 to 10 पावर 9 बस। और ये भी समझ आ गया होगा। चलो अगर प्रॉपर्टी समझ तो चलो अब न्यूमेरिकल लगाते हैं। पहला देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है, आपको समझना पड़ेगा। पहला बहुत बेसिक न्यूमेरिकल है, दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, आपको एकदम समझ आएगा, मजेदार लगेगा। देखो क्या है कि अ 3 पिच बॉल ऑफ 8 ग्राम, ठीक, कैरी अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 × 10 पावर -8। ठीक है, बॉल बना लेते हैं। इस बॉल का जो मास दे दिया है वो 8 ग्राम दे दिया है, ठीक है। इस पे जो चार्ज है, ठीक, इस पे जो चार्ज है वो 5 × 10 के पावर -8 कूलम है, ठीक है। What must be nature and magnitude of the charge that should be given to second pitch ball? कह रहा है यहां पे कहीं पिच बॉल बी फिक्स 5 सेंटीमीटर बिलो फॉर्मर बॉल, मतलब इस वाले बॉल से, बॉल ए से इसके नीचे कहां पे रखा, कैसे रखा जाए, कितना 5 सेंटीमीटर रखिए, तो उसका कह रहा है कि उसमें क्या मैग्नीट्यूड होगा। अरे कह रहा है व्हाट मस्ट बी द नेचर, कैसा नेचर होगा। तो बेटा अगर ये पॉजिटिव है, ध्यान देना, ये पॉजिटिव दिया है, नेचर क्या पूछ रहा है? उसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। किसका? बेटा ये Q1 दे दिया है, इसका पूछ रहा है Q2 का। ध्यान देना बेटा, समझ नहीं आ रहा तो फिर बताता हूं।
एक बार फिर सुनिए। अब 3 पिथ बॉल दे दिया आप 8 ग्राम, मैंने ठीक है एक बॉल बनाया जो कि इसका नाम रख दिया ए, उसका मास दे दिया 8 ग्राम, मैंने 8 ग्राम मास रख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो समझ आया, बहुत अच्छी बात। जो कि क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो मैंने ठीक है यहाँ पॉजिटिव चार्ज रख दिया, इसको मान लिया Q1, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज दैट शुड बी, नेचर बताइए और मैग्नीट्यूड बताइए उस चार्ज का दैट शुड बी गिवन टू द सेकंड पिथ बॉल बी फिक्स 5 मीटर बिलो, जो कि 5 सेंटीमीटर फर्स्ट वाले बॉल से नीचे हो, उसका नेचर बताना है, Q2 का नेचर बताना है कैसा पॉजिटिव और निगेटिव। दूसरा यहां पे क्या बताना है, इसका मैग्नीट्यूड भी बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है और नेचर बताना है, दो चीज बताना है। फिर और क्या बोल रहा है कि अच्छा ठीक है अपर बॉल से स्टेशनरी, अच्छा वो अपर वाला बॉल स्टेशनरी है ना, मूव नहीं कर रहा है, स्टेशनरी है, तो ये तो सबसे जरूरी चीज है। और ध्यान से देखो बेटा इसमें 2 फोर्सेस लगेंगे, क्योंकि इसका मास है थोड़ा सा, तो यहां पे जानते हो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, और ग्रेविटेशन फोर्स का फार्मूला हम लोग जानते हैं बेटा, ये वाला भी रख सकते हैं एम स्मॉल जी की वैल्यू जानते हैं 10 मान लेंगे बेटा, और कैपिटल एम की वैल्यू आपको दे दिया 8 ग्राम, इसको किलो 8 ग्राम दिया है तो किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 8 इंटू 10 के पावर -3 किलोग्राम होगा, इसको हम लोग चेंज कर दिए किलोग्राम में, भाई ऐसा यूनिट होना चाहिए ना, ठीक। अब ध्यान से देखेंगे इसका डिस्टेंस दिया है 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 के पावर -2 मीटर हो जाएगा, ये भी हो गया, ठीक। अब क्या है ध्यान से देखना, एक तो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर नीचे तरफ, कौन सा फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन फोर्स का फार्मूला क्या होता है F = mg, और एक फोर्स और लग रहा होगा जो इसको यहां, क्योंकि ये स्टेशनरी है बेटा, तो जितना फोर्स नीचे लग रहा होगा उतना ही फोर्स ऊपर, स्टेशनरी क्यों है क्योंकि जितना फोर्स नीचे है उतना ही फोर्स ऊपर है, तो ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, जो ये चार्ज लगा रहा है बेटा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव तभी ना रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, ऊपर तरफ फोर्स क्यों लगा रहा है, वरना ये खींच नहीं लेता, तो मतलब इसका नेचर जो होगा पहली बात वो पॉजिटिव होगा, क्यों ताकि रिपल्सन हो सके, ऊपर की तरफ फोर्स लगे, वेट नीचे की तरफ लगे, इसी वजह से रुका हुआ, देखो जैसे ये चीज, इस चीज को देखो ध्यान से, ये नीचे क्यों जाना चाह रहा है, एक तो पहली बात इसका मास है, इसकी वजह से ये नीचे जाना चाह रहा है, ध्यान से देखो ये इसका मास इसके नीचे जाना चाह रहा है, मैं इसको ऊपर की तरफ खींचे रखा हूं, इसमें से ये रुका हुआ है, मतलब 2 फोर्सेस लगे। वैसे यहां पे बेटा एक फोर्स लगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कौन लगा रखा है ये वाला बॉडी चार्ज, दूसरा वाला बेटा इस पे फोर्स कौन सा लग रहा है वेट, इसका वेट कैसे नीचे जाना चाहता है जो कि इतना है बेटा, ऊपर फोर्स क्या होगा तो F = K Q1 Q2 अपॉन R², और बेटा जो वेट वाला है W मान लेते इसको, ये कितना है mg, बेटा दोनों बराबर है क्योंकि ये स्टेशनरी है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, दोनों बराबर है तभी ना इक्वल रुका हुआ है, तो बेटा कितना हो जाएगा mg, ध्यान से देखना mg = K Q1 Q2 अपॉन R होगा। अब हमको क्या देना है, जब सबकी वैल्यू दे दी है पुट कर दो बेटा, मास की वैल्यू कितनी आई थी 8 इंटू 10 के पावर -3, मास की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 इंटू 10 के पावर -3 रख दिए, जी की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 रख दो, के की वैल्यू कितनी दी है 9 इंटू 10 पावर 9 रख दो, Q1 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, Q1 आपको दे दिया है 5 इंटू 10 पावर -8 रख दो, Q2 की वैल्यू क्या दी है बेटा निकालनी है छोड़ दो, फिर उसके बाद R की वैल्यू कितनी, डिस्टेंस कितना दिया है बेटा मीटर में इसको किए थे तो 5 इंटू 10 पावर -2 का स्क्वायर, सिंपल सा ये दे दिया है। अब क्या करेंगे, चलो Q को छोड़ के बाकी सबको सॉल्व करते हैं बेटा, ये 10 प्लस है यहाँ माइनस है तो घट जाएगा, तो यहाँ पे हट जाएगा, एक्सपोनेंट वाला फार्मूला लगेगा 10 पावर -3 और बेटा +1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 पावर -2 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसको 8 इंटू 10 के पावर -2, यहाँ बचा बेटा स्क्वायर करके इसको इधर डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 इंटू ये 10 के पावर -2 बेटा स्क्वायर करके कितना हो जाएगा उधर जाकर 10 के पावर -4 इज इक्वल टू बेटा इन सबको भी इधर भेजते हैं अपॉन में, ये देखो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 9, फिर 10 के पावर 9 बेटा 5 अपॉन में 10 के पावर -8 इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे Q2 निकलेगा बहुत से। अब ध्यान से देखो जो करते हैं काट पीट दो बेटा, 10 के पावर -4 यहाँ पे कितना है 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ कट गया, कितना बचा यहाँ पे -2 बचा बेटा, -2 इससे माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा माइनस, कितना हो जाएगा 9 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा,
ऊपर चला जाएगा 10⁻⁷। चलो इतना काम हो गया हम लोग का, कोई दिक्कत नहीं। 5 से बेटा 25 को काटेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये भी काम हो गया बेटा। 5 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 40 अपॉन बेटा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये भी हो गया हमारा। ठीक, अब हमारा क्या बचा है, डिवाइड कर दीजिए। 9 से 40 डिवाइड किया बेटा कितना हो जाएगा, तो 36 होता है। ठीक, 4 बचेगा तो 4.4 समथिंग कुछ आएगा यहाँ पे। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। तो किस में आएगा बेटा, किलोग्राम में आएगा। तो सब ऐसा यूनिट था, तो ये भी ऐसा यूनिट नहीं आएगा। तो ये इसका आंसर था। देख लीजिए, जो नहीं समझ आया पूछ लीजिएगा। ठीक हो गया, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, प्रूविंग से रिलेटेड है। अक्सर क्वेश्चन ये बोर्ड में या पूछ लेता है, ध्यान से देखना क्या कर रहा है। अ पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग चार्ज माइनस q1, कितना चार्ज है यहाँ पे, q1 चार्ज है, इज मूविंग अराउंड द चार्ज प्लस q2। ठीक है, माइनस जो है वो प्लस q2 चार्ज के अराउंड घूम रहा है अलोंग सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। ठीक है, पहले बना लेते हैं हम लोग। ये सर्कुलर पाथ हो गया, बीच में कहीं पे बेटा क्या है यहाँ पे प्लस q2 चार्ज है, इसके चारों तरफ घूम रहा है कौन सा चार्ज, माइनस q1 चार्ज घूम रहा है। ठीक है, प्रूव दैट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द चार्जेस माइनस q1 एंड q2 माइनस q1 एंड q2 इज गिवन बाई t इज इक्वल टू समथिंग, हमको ये प्रूव कर देना। ठीक है, टाइम का फार्मूला क्या होता है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r अपॉन v। हमको ये लिख, बेटा ध्यान से देखने वाली बात ये है कि अगर हमको r पता चल जाए, हमको पाई पता चल जाए, v पता चल जाए, काम हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ध्यान से अगर देखोगे यहाँ पे r ही में है, जिसको रहने देते हैं। r क्या है बेटा, r ही में है, तो कोई हमारे लिए दिक्कत की बात नहीं है, r तो r ही में है। ठीक है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पाई है तो पाई में, इसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमको बस v की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, v की वैल्यू निकालनी है। चलो निकालते हैं v की वैल्यू पहले क्या आती है, देखते हैं। ठीक, ध्यान देना। तो v की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं इसमें 2 फोर्स लगते हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में होना बेटा। तो एक फोर्स जो लगेगा इसको तो अपने तरफ खींचेगा, एक फोर्स जो होगा इसको दूर ले जाएगा, एक खींचेगा एक दूर ले जाएगा। तो यही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक। दो चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स वगैरह उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। भाई ये एक दूसरे को खींच रहे होंगे ना, ये चार्ज यहाँ पे गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम कैसे पा रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा होगा और एक फोर्स इधर, दोनों बराबर होंगे तभी ना ये अंदर जा पा रहा है ना ही बाहर जा पा रहा है। क्यों जा पा रहा है, क्योंकि दोनों फोर्स को बैलेंस करके रखा गया है। तो कैसे बैलेंस हुआ होगा, तो अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, बाहर तरफ जो लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। बेटा बाहर की तरफ इसको मान लेते हैं F2, F2 इज इक्वल टू बेटा कितना हो गया आपका F1। बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन r। चलो लिख लिए बेटा, इसका फोर्स कितना फार्मूला होगा, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। चलो ये भी काम हो गया बेटा, r स्क्वायर से r कट गया यहाँ पे, और कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता। हमको v निकालना, तो बाकी सबको उधर भेजो। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन m। अब बेटा v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में k q1 q2 अपॉन m। ये हो गया v का वैल्यू। ठीक, v की वैल्यू कितनी आ गई, k q1 q2 अपॉन m। ले जाएंगे यहाँ पे पुट कर देंगे, कुछ करना नहीं, बस वहां पे पुट कर देना है। तो t इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, 2 पाई r अपॉन अंडर रूट में बेटा कितना आ गया था, k q1 q2 अपॉन यहाँ पे m। भेजते हैं बेटा, इन सब इसको ऊपर भेजते हैं। ठीक, तो कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई r अंडर रूट में m और अपॉन में बेटा अंडर रूट में k q1 q2 हो जाएगा। बेटा k की वैल्यू रख देते हैं, पहले रुक जाओ इसको अंदर कर लेते हैं, या छोड़ो पहले k की वैल्यू रख देते हैं। k की वैल्यू रखेंगे बेटा कितना हो जाएगा, 2 पाई r m। k की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 q2। बेटा ये सब ऊपर चला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे होता है ना फार्मूला जानते हैं। तो बेटा ऊपर जाएगा तो 2 पाई r, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में, ध्यान देना कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m
अपॉन Q1 Q2, यही होगा। अब क्या करना है बेटा, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन होगा इस वाले पार्ट को हम लोग आगे यहां पे कर दे रहे हैं, ध्यान देना। क्या करेंगे, 2 पाई, देखो ध्यान से बेटा, 4 को यहाँ पे रहने देते हैं, बाकी सबको अंदर भेज देते हैं। तो हम लोग को ये 4 है ना, यहाँ पे 4 पाई था ना, इस 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पहले से था, एक 2 और आ गया अंदर से, ठीक। दूसरा ये पाई आर था ना बेटा, ये जब बाहर है तो पाई आर था, लेकिन अंदर भेजोगे तो स्क्वायर हो जाएगा ना। जैसे स्क्वायर रहता है तो बाहर आता है तो बाहर सिंगल हो जाता है, वैसे सिंगल को जब अंदर भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंदर जाएगा तो पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर। जो पाई आर था ये दोनों अंदर जाएंगे रूट के, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। एक पाई पहले से था, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, एम हो जाएगा। अपॉन में बेटा कितना हो जाएगा, Q1 Q2 हो जाएगा। अब ध्यान से, एक पाई यहाँ पे, एक पाई स्क्वायर यहाँ पे, एक आर यहाँ स्क्वायर पे, चलो करते हैं इसको। अच्छा आर कोई छूट रहा है क्या, ध्यान से देखिए, अच्छा हाँ, एक आर यहाँ पे रह गया था, बिल्कुल आप ध्यान से देख लोगे, एक आर यहाँ पे रह गया है, ठीक। आर को हम लोग क्या कर लेंगे, इसको सही कर लेंगे, यहाँ पे लगा देंगे क्या, आर लगा देंगे। जहां जहां यहाँ पे एम है ना, उसके साथ क्या रख देंगे हम लोग, आर भी रख देंगे, ठीक। क्या कर देंगे, आर लगा देंगे, ठीक। ध्यान दीजिएगा, आर हो जाएगा बेटा। यहाँ पे भी एक आर और आ गया, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 4 अंडर रूट में आ जाएगा आपका पाई क्यूब आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा अपॉन Q1 Q2, ये टी की वैल्यू आ गई। क्या यही आया था हमको लाना था, सेम आ गया ना, यही हमको प्रूव करना था, बस खत्म हो गया हमारा। देख लो, जिसको लिखना है इसको लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट चलते बेटा, छापो जितना छापना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन। एक 10 कूलम चार्ज है, ठीक है, एक 10 कूलम चार्ज है, लिख लिया हमने। इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट में, ठीक, 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, ठीक। 2 पार्ट में डिवाइड होंगे, मान लो एक यहाँ पे चार्ज चला गया, एक चार्ज यहाँ चला गया, तो बेटा डिवाइड हुआ होगा तो मान लेते हैं एक क्यू हो गया होगा, तो दूसरा 10 माइनस क्यू हो गया होगा, भाई यही होगा ना, पहले 10 थे, 10 कूलम था, 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, तो एक क्यू हो गया, एक 10 माइनस क्यू हो गया, ठीक है। इक्वल थोड़ा बोला कि इक्वल डिवाइड हुए, बोला बस डिवाइड हुए। एंड प्लेस एट ए 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, अच्छा इनके बीच का डिस्टेंस भी दे दिया है, चलो मान लेते हैं इसके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। चलो और क्या बोल रहा है, सो दैट द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम, अच्छा ये भी कह रहा है इनके बीच का फोर्स जो है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। अब 2 पार्ट आर, तो क्या होंगे, इन दोनों चार्जेस की वैल्यू पूछ रहा है, ये 10 माइनस क्यू कितना होगा और क्यू कितना होगा, ये दोनों पूछ रहा है, ठीक। अब ये कैसे होगा, ध्यान से देखना कि पहली बात जब ये बोल देना कि उनके बीच का फोर्स मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते थे, याद है ना, डी एफ अपॉन कौन, यहाँ पे क्या है, क्या चीज वेरिएबल है, डी क्यू, तो डी क्यू, डी एफ अपॉन डी क्यू, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, ठीक है। अब ध्यान देने वाली चीज क्या है यहाँ पे आपको, इसको जब हम लोग करेंगे फार्मूले में पुट करेंगे तो कितना होगा, एफ इज इक्वल टू क्या होगा, के, ठीक। उसके बाद क्या होगा भाई, एक होगा 10 माइनस क्यू, दूसरा क्या होगा क्यू, और दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर, इसलिए 10 की पावर माइनस, चलो 2 लिख देते हैं स्क्वायर, ठीक, समझ आ गया। अब हम लोग जानते हैं क्या करना है, इसकी जो डी एफ अपॉन डी क्यू के रिस्पेक्ट में इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी यहाँ पे हो जाएगा के 10 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 1 10 पावर माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब क्या करना है बेटा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू, तभी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी बेटा, तो ठीक। तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग जो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा के, बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, 10 के पावर माइनस 4 भी कांस्टेंट है बेटा, और अंदर बचेगा डिफरेंशिएशन होगा आपका डी क्यू रिस्पेक्ट में, डी क्यू के रिस्पेक्ट में 10 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान से देखना बेटा, ये वैल्यू जो होगी वो 0 की इक्वल हो जाएगी, तो 0 इज इक्वल टू के 10 के पावर माइनस 4, और यहां पे हो जाएगा बेटा, एक तरफ लिखेंगे 10 क्यू अपॉन डी क्यू
माइनस बेटा क्यू स्क्वायर अपॉन डी क्यू। ठीक, और ये पूरा कांस्टेंट टर्म जो बेटा था, ध्यान देना, ये पूरा कांस्टेंट टर्म उधर जाकर जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कितना बचेगा, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बचेगा 10 डी क्यू अपॉन डी क्यू माइनस बेटा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा क्यू। ठीक, सॉरी, हाँ क्यू आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करने को 1 आ जाएगा, तो 10 माइनस 2 आ जाएगा, 2 क्यू आ जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू बेटा जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होगी, 0 की इक्वल होगी। तो हम लोग उसको उधर भेज देंगे, तो 10 यहाँ पर हो जाएगा 2 क्यू, तो बेटा इसको काट देंगे तो यहाँ जाएगा क्यू की वैल्यू 5 आ गई। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब जब बेटा क्यू की वैल्यू आपकी 5 आई, तो 10 में से 5 करेंगे तो ये भी आपका 5 हो जाएगा, तो दोनों ही आपका कितना हो जाएगा, 5 कूलम हो जाएगी। ठीक है, चलो, तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में कब होता है। अब इसमें क्या होता है ना बेटा, 3 चार्जेस अगर रख दिए जाएं तो एक दूसरे के साथ किस केस में ऐसा हो इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या समझते हो कि ऑल फोर्सेस आर इक्वल, मतलब ना इधर मूव करेगा ना उधर मूव करे, सब फोर्सेस इक्वल हो जाए। तो बेटा पहला केस है लाइक चार्जेस के लिए। तो क्या होगा, मान लो एक चार्ज है क्यू, इससे दूरी पे, थोड़ी दूरी पे है यहाँ पे 4q। ठीक है, अब कह रहा है इससे 3 केसेस है, एक आप यहां पे थर्ड चार्ज रख दो, एक मान लो यहां पे रख दो, और एक यहां पे। कहां पे आपका इक्विलिब्रियम वाला केस आएगा, तो पहला बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जैसे ये रखेंगे बेटा, मान लो पॉजिटिव क्यू ही रख देते हैं या पॉजिटिव Q1 ही रख देते हैं, जो रखना है वो रख दीजिए, Q1 ही रख देते हैं, तो Q बेटा इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इधर ही, 4Q भी लगाएगा फोर्स इधर ही, जिसकी वजह से बेटा क्या कर जाएगा, इधर मूव कर जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा क्या है बेटा, यहां पे रख देते हो, मान लो Q चार्ज यहां पे रख देते हो Q1, तो ये भी इस पे लगाएगा इधर ही फोर्स, ये वाला भी इसके ऊपर लगाएगा इधर फोर्स, दोनों इधर ही लगाएंगे बेटा, तो क्या मूव कर जाएगा ना, इक्विलिब्रियम तो आएगा नहीं। फिर हम लोग बेटा याद रखना, जब भी कोई लाइक चार्जेस होते हो तो हरदम थर्ड चार्ज को बीच में पुट करेंगे, मिड में मतलब नहीं पुट करेंगे, कमजोर चार्ज की तरफ, जो वीक चार्ज हो उसकी तरफ पुट करेंगे। तो क्या होगा बेटा, मान लेते हैं ये ए चार्ज और यहां से यहां तक डिस्टेंस मान लो दोनों को दिया x, तो बेटा ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x माइनस ए, कितना हो जाएगा, x माइनस ए। ठीक, अब दोनों के बीच में मान लेते हैं जो फोर्सेस लग रहे हैं बेटा वो F1 लग रहा था, इसके बीच में जो फोर्सेस लग रहे थे वो F2 लग रहा था। ठीक है, तो बेटा क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो F1 क्या हो जाएगा, F2 के इक्वल। ठीक, अब फोर्स फार्मूला क्या होता है बेटा, K, ये बेटा Q है, ये कितना है, यहां पे जो रखे हम लोग बेटा Q1 रखे माने थे, तो Q1 रख दो, अपॉन डिस्टेंस कितना है बेटा, डिस्टेंस यहाँ के बेटा आपका a स्क्वायर इज इक्वल टू, वहां पे कितना है बेटा K, और ये हो जाएगा 4Q, और यहाँ पे बेटा Q1 दिया है, अपॉन x माइनस ए का होल स्क्वायर, बेटा ये डिस्टेंस है x माइनस ए। ठीक, K से बेटा K कट जाएगा, Q से बेटा Q कट जाएगा, Q1 से बेटा Q1 कट जाएगा, बचा क्या, 1 अपॉन ए स्क्वायर 4 अपॉन x माइनस ए का होल स्क्वायर। बेटा इसको स्क्वायर, इसको भी 4 को भी अगर हम लोग चाहें इसी चीज को, तो हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो होल स्क्वायर हटाएंगे बेटा, तो 1 अपॉन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 अपॉन x माइनस ए आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखना क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते इधर, तो कितना हो जाएगा, एक बार हम लोग पहले पॉजिटिव ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, x माइनस ए इधर हो जाएगा, और इधर पॉजिटिव लिए थे बेटा, तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव 4a, उधर जाएगा कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू बेटा 4a प्लस a कितना हो जाएगा, 5a। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, हाँ नहीं सॉरी, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, x अपॉन 5। ठीक, तो क्या करेंगे, यहां पे जो बचा है बेटा आपका, बचा क्या है आपका, 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे 4 अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर बचा का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर, इधर क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। बेटा स्क्वायर हटाएंगे तो 1 अपॉन यहाँ ए बचेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 बचेगा अपॉन एक्स माइनस ए बचेगा।
ठीक बेटा, एक बार पॉजिटिव लेके चलते हैं। पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/a इज इक्वल टू 2/x माइनस ए होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, x माइनस ए हो जाएगा, यहाँ पे 2a हो जाएगा। बेटा a इधर माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। तो बेटा a इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, x/3। मतलब इस वाले केस में आपका इतना है। नेगेटिव लेके चलते हैं बेटा, नेगेटिव लेके चलेंगे कितना हो जाएगा, 1/a इज इक्वल टू -2/x माइनस ए होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस ए हो जाएगा बेटा, इधर कितना हो जाएगा, -2a हो जाएगा। बेटा माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, x इज इक्वल टू उधर जाएगा तो -a बचेगा। -a समझ रहे हो बेटा, ये डिस्टेंस प्लस a था, इसके पीछे चला जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिटवीन में होना चाहिए। दैट्स व्हाई वो आंसर क्या होना चाहिए आपका, यहाँ पे x जो माइनस चला जाने में बेटा पीछे चला जाता है, ठीक है, उसकी तरफ नहीं। तो पॉजिटिव में हमको लेना था, इसलिए ये वाला लेंगे बेटा, हमारा आंसर होगा x/3। ठीक, तो ये तरीका है बेटा जब लाइक चार्जेस रहेंगे। अनलाइक चार्जेस रहेंगे बेटा तो क्या करेंगे हम लोग, अनलाइक चार्जेस रहेंगे तो फिर क्या करेंगे, ध्यान से तो देखो क्या करेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं, चलो इसको Q, इसको मान लेते हैं हम लोग 9Q, ठीक, और इसको थर्ड छोटे चार्ज की तरफ रखेंगे, ये हो गया आपका Q1। तो बेटा क्या होगा, एक इधर जाएगा इधर जाएगा, तो ये वाला फोर्सेस मान लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस x था, ये डिस्टेंस मान लेते हैं बेटा a है। तो देखो Q इस वाले फोर्स के बीच में मान लेते हैं, इन दोनों के बीच में जो फोर्स अगर आप F1 है बेटा, और इसके बीच में जो फोर्स अगर आप मान लेते हैं F2। इक्विलिब्रियम में बेटा F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। बेटा इनके बीच में F1 लगेगा तो K कितना है बेटा, यहाँ पे Q1, यहाँ पे कितना है Q, डिस्टेंस कितना है a² इज इक्वल टू बेटा इधर देखते हैं K, इधर फोर्स कितना है बेटा 9Q, उधर फोर्स कितना है, सॉरी ये चार्ज कितना है Q1 अपॉन डिस्टेंस कितना है बेटा, यहां से यहां तक x और यहां से तक a, तो यहां आ जाएगा x प्लस a का होल। बेटा Q1 से Q1 कट गया, Q से बेटा Q कट जाएगा, ठीक है, K से बेटा K कट जाएगा, क्या बचेगा, वहां पे हो जाएगा 1/a² बचेगा होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 3/x प्लस a का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक, इसको हटा देंगे बेटा, स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस दोनों आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा +-3/x प्लस a। एक बार बेटा पॉजिटिव लेंगे, जब पॉजिटिव लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/a इज इक्वल टू 3/x प्लस a। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस a इज इक्वल टू 3। ठीक बेटा, एक उधर भेज के माइनस कर देंगे तो x इज इक्वल टू माइनस, यहाँ सॉरी क्या बचेगा 2a आ जाएगा। नेगेटिव भी लेकर देख लेते हैं, नेगेटिव लेंगे बेटा क्या हो जाएगा 1/a माइनस 3/x प्लस a। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस a इज इक्वल टू -3। बेटा उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू -2a। ठीक, अब ध्यान से देखना, हमको a की वैल्यू निकालनी थी ना, a इज इक्वल टू यहाँ पे आ रहा था x/2 और यहाँ पे प्लस आया था, और यहाँ पे क्या था बेटा a इज इक्वल टू कितना था x/-2। ठीक, तो बेटा ये क्या हो रहा है, हाफ पे जा रहा है, माइनस वाला वैल्यू सही होगा ना बेटा, पीछे लेना था, ठीक, ये वाला नहीं। ठीक बेटा, अगर दोनों ही थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम वाला तुमको समझ आया अच्छे से, तो प्लीज इस वाले क्वेश्चन को होमवर्क में करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक, ये आपको करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना होगा, ठीक है। चलिए आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, कैसा लगा वीडियो और क्या चीजें इसमें आपको अच्छी लगी, क्या चीजें कमी लगी, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाय।